हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 48th लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। 5 लेक्चर्स मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड दिस इज माय 6th लेक्चर। ये मेरा छठा लेक्चर है मार्केटिंग मैनेजमेंट पे। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपने जो मेरे पिछले 5 लेक्चर्स हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट पे वो देख भी लिए होंगे। बट अगर मिस हो गए हैं तो कोई बात नहीं, बट कोशिश करिएगा कि इस लेक्चर के बाद आप पिछले 5 लेक्चर भी जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि वहां मैंने बेसिक डिस्कस किया है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। राइट। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको मैं बता देती हूँ कि पिछले 5 लेक्चर्स में हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग फीचर्स क्या होता है, मार्केटिंग एक्टिविटी क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है। और उसके बाद हमने पढ़ा था 5 फिलॉसफीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट की 5 फिलॉसफीज: प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो 5 फिलॉसफीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया था फंक्शन या कह लीजिए एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, वो हमने डिटेल में समझा था। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे मार्केटिंग मिक्स भी कहते हैं या जिसे 4 P's ऑफ मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है, वो हमने एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, वो हमने समझा था। और उसके बाद में जो 4 P's है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये जो 4 P's ऑफ मार्केटिंग है, इसको हम एक एक करके डिटेल में समझ रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ाया था और वहां पे मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट, बीपीएल वाला कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था। बीपीएल तो याद है ना क्या होता है? ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो वो हमने डिटेल में समझा था। आज के लेक्चर में हम जो नेक्स्ट पी है, नेक्स्ट पी क्या है? प्राइस। अगला पी क्या है? प्राइस। प्रोडक्ट पढ़ लिया, अब प्राइस इज द नेक्स्ट पी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम प्राइस के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो प्राइस, तो प्राइस तो आप समझ रहे होंगे, बहुत इजी है। प्राइस क्या है? प्राइस वो अमाउंट ऑफ मनी है जो बायर पे करता है। ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी बाइंग सेलिंग होती है तो दो पार्टीज होती है ना, एक होता है प्रोड्यूसर और एक होता है बायर। एक प्रोड्यूसर या कह लीजिए सेलर होता है और एक होता है बायर। तो प्रोड्यूसर या सेलर है, उसने अपना गुड्स या सर्विसेज जो है बायर को बेचा एंड बायर उसके बदले में जो भी अमाउंट ऑफ मनी पे करता है सेलर को। ठीक है, तो वही देखिए मैं लिखा है अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय बायर। ये जो बायर है वो जो भी अमाउंट ऑफ मनी पे करता है इन कंसीडरेशन फॉर द परचेज ऑफ प्रोडक्ट, उसने जो भी गुड्स या सर्विसेज परचेज की है उसके बदले में जो भी मनी, ठीक है, ये पे करता है, दैट इज कॉल्ड प्राइस। इसको प्राइस कहते हैं। ठीक है, तो एक और डेफिनेशन यहाँ लिखिए कि प्राइस क्या है? सम ऑफ वैल्यू दैट कंज्यूमर एक्सचेंज। वो सम ऑफ वैल्यू जो बायर या जो कंज्यूमर है वो एक्सचेंज करता है फॉर बेनिफिट ऑफ हैविंग और यूजिंग द प्रोडक्ट। उसे जो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो मिली हैं, जो बेनिफिट मिला है उसका, उसके बदले में जो भी सम ऑफ वैल्यू वो पे करता है उसको क्या कहते हैं? प्राइस। उसको क्या कहते हैं? प्राइस। ठीक है, तो दिस इज प्राइस। राइट। प्राइस इवन क्या कहे, प्राइस इज अ वेरी इफेक्टिव टूल या वेरी इफेक्टिव कह लीजिए एक हथियार है, एक वेपन है इन दिस स्टिफ कंपटीशन। देखिए अब क्या है, कंपनीज बहुत ज्यादा से ज्यादा कंपनीज ओपन होती जा रही है, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कंपनीज को बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज करनी पड़ती है मार्केट में सरवाइव करने के लिए। तो उसी में प्राइस जो है ना एक बहुत कह लीजिए इफेक्टिव वेपन है, एक बहुत इफेक्टिव टूल है ड्यूरिंग दिस स्टिफ कंपटीशन। मार्केट में जो इतना स्टिफ कंपटीशन है, इस कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को जो अपना प्राइस है वो बहुत सोच समझ के तय करना होता है। ठीक है, बहुत लो प्राइस सेट कर ली तो भी नुकसान है, बहुत हाई प्राइस सेट कर ली तो भी नुकसान है। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस, देयर शुड बी एन ऑप्टिमम प्राइस। एक सही प्राइस तय करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और प्राइस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी तो डिटरमाइन करता है। ऑर्गेनाइजेशन का कितना प्रॉफिट होगा वो प्राइस भी तो डिटरमाइन करता है। प्राइस इफेक्ट्स द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को भी प्राइस इफेक्ट करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के सबसे पहले रेवेन्यू को इफेक्ट करता है। ठीक है, और रेवेन्यू से ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इफेक्ट होता है। तो प्राइस कह लीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल डिसीजन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सोच समझ के, बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के प्राइसिंग डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन लेती है। तो अब सवाल आता है कि मैंने तो कह दिया कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर को ध्यान में रख के लेती है, बट कौन कौन से फैक्टर? तो प्राइसिंग में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच इफेक्ट द प्राइस डिटर्मिनेशन।
कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपना प्राइस डिसाइड करती है, अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करती है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, तो ये 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? प्रोडक्ट कॉस्ट, अगला क्या है? यूटिलिटी एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, नेक्स्ट इज एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, मार्केट में कंपटीशन कितना है, अगला क्या है? गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन, अगला क्या है? प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव एंड मार्केटिंग मेथड यूज्ड। तो ये 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखने चाहिए जब वो अपनी प्राइस डिटरमाइन करती है। ठीक है, अब इन 6 फैक्टर्स को मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो ये 6 फैक्टर हैं, अब हम एक एक करके इन फैक्टर्स को डिटेल में समझेंगे कि फैक्टर क्या है। देखिए, सबसे पहला फैक्टर क्या है? सबसे पहला फैक्टर है प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब कि सामान को बनने में, प्रोडक्ट को बनने में कितना खर्चा आ रहा है। ठीक है, तो जो टोटल कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की, इसमें सारी कॉस्ट इंक्लूड होती है। इसको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, इसके डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट, इसके सेलिंग की कॉस्ट, इन सारी कॉस्ट को मिला के बनती है प्रोडक्ट की कॉस्ट। ठीक है, और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इन सारी कॉस्टों को जोड़ा जाता है, तब जाके निकलती है प्रोडक्ट की कॉस्ट। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट जो होती है ना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस डिसाइड करने में। ठीक है, प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, कितने पे सामान बिकेगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज जरा मैं कॉस्ट और प्राइस में जरा एक आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। हम लोगों ने शायद 6 या 7 क्लास में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा एसपीसीपी वाला कॉन्सेप्ट, याद है ना? एसपीसीपी वाला कॉन्सेप्ट। सीपी क्या होती है? कॉस्ट प्राइस। एसपी क्या होती है? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी जितने में सामान बना। कोई पेन है 10 रुपए में बनी, दिस इज कॉस्ट प्राइस। फिर वो मार्केट में शायद 18 रुपए में सेल हुई, तो ये क्या है? इसकी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये है कॉस्ट प्राइस यानी जितने में सामान बना, जितनी लागत लगी इस प्रोडक्ट को बनने में और पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में, सेलिंग में, वो क्या है? इसकी कॉस्ट प्राइस। और फिर कितने में सेल हो रहा है, दैट इज सेलिंग प्राइस। 18 रुपए इसकी सेलिंग प्राइस है, तो 10 रुपए का सामान 18 रुपए में बिका, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन को क्या हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जरा समझ के रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि जो टोटल कॉस्ट है किसी भी प्रोडक्ट को बनने में, जो टोटल खर्चा आया है, ये बेसिकली क्या होता है? ये मिनिमम लेवल होता है एट विच द प्रोडक्ट में बी सोल्ड। यानी किसी भी प्रोडक्ट को कम से कम कितने पे बेच सकती है ऑर्गेनाइजेशन, या कितने पे बेचना चाहिए जितना उसको बनाने में खर्चा आया है। अगर कोई पेन है, ठीक है, ये एक पेन लिया हमने, ये कोई पेन है, इस पेन को बनने में अगर 10 रुपए का खर्चा आया है, यानी ये मार्केट में 10 रुपए के ऊपर के ही रेट पे बिकेगी। ठीक है, भले ही 12 रुपए पे बिके, चाहे 13 रुपए पे, चाहे 15 रुपए पे, पर 10 रुपए के ऊपर के ही रेट पे बिकेगी, क्योंकि 10 रुपए इसका क्या है? मिनिमम लेवल। 10 रुपए इसे बनाने में खर्चा आया है, 10 रुपए से कम के रेट पे ये पेन मार्केट में नहीं बिकेगी। ठीक है, बट इसमें एक कंडीशन है कि कभी कभार क्या होता है, जब कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है, या कोई प्रोडक्ट न्यू मार्केट में इंटर किया है, नया सेगमेंट ऑफ मार्केट में इंटर किया है, तो उस केस में जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट से कम, यानी शायद वो प्रोडक्ट 9 रुपए में भी बेचा जा सकता है। ठीक है, वो क्यों किया जाता है? ताकि लॉन्ग टर्म में वो जो प्रोडक्ट है वो सर्वाइव कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पाए, और मतलब अपनी कॉस्ट कवर कर पाए। बट आगे चल के उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा दी जाती है। बट इनिशियल लेवल पे ऐसा हो सकता है कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उससे कम रेट में भी प्रोडक्ट लॉन्च किए जाए, ऐसा होता है। बट कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है ना, अब वो सेटल हो गया है मार्केट में, ठीक है, तो वो जनरली अपनी कॉस्ट प्राइस के ऊपर के ही रेट पे बिकता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस, ये जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है ना, ये क्या तय करती है? ये मिनिमम लेवल तय करती है कि कम से कम प्रोडक्ट इस रेट से ऊपर के ही रेट पे बिकेगा। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर है जिसे ऑर्गेनाइजेशन ध्यान में रखती है। ठीक है, ये पहला फैक्टर है जिसे ऑर्गेनाइजेशन ध्यान में रखती है जब वो अपनी प्राइस डिसाइड करती है प्रोडक्ट की। दूसरा फैक्टर, यहाँ मैंने 1 लिख दिया, ये सेकंड है। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या है? यूटिलिटी एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है उसकी यूटिलिटी क्या है, कितना यूजफुल है वो पब्लिक के लिए। ठीक है, उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब प्राइस डिसाइड की जाती है, इसे कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने समझा कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है ये क्या लोअर लिमिट तय करती है, कि कम से कम प्रोडक्ट इतने पे तो बिकेगा। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट लोअर लिमिट तय करती है, और किसी प्रोडक्ट की मार्केट में यूटिलिटी क्या है, यूजफुलनेस क्या है, उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, ये अपर लिमिट तय करती है। ठीक है, वो प्रोडक्ट मैक्सिमम कितने रेट पे बिकेगा, ये जो है
अपर लिमिट जो होती है ये डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्या है, यूटिलिटी क्या है। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनकी मार्केट में अगर डिमांड बहुत ज्यादा हो, यूजफुलनेस बहुत ज्यादा हो, तो फिर तो उनकी अपर लिमिट तय ही नहीं है, वो बहुत महंगे मिलते हैं, तो वो क्या है, अपर लिमिट। ठीक है, तो यूटिलिटी एंड डिमांड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो प्रोडक्ट की अपर लिमिट तय करता है। और वैसे भी हमने लॉ ऑफ डिमांड भी तो पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, लॉ ऑफ डिमांड, सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है मैंने लॉ ऑफ डिमांड पे। तो लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा है ना कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी डिमांड जितनी ज्यादा, ठीक है, अगर प्राइस कह लीजिए, या फिर दूसरे शब्दों में कह लेते हैं कि अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड विल बी हायर, डिमांड उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, और प्राइस हाई होगी तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। प्राइस अगर हाई होगी तो डिमांड क्या होगी, कम होगी प्रोडक्ट की। बट इसमें एक कंडीशन अप्लाई है कि कीपिंग द अदर फैक्टर कांस्टेंट, यानी बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट अगर किया है तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो फर्म ध्यान में रखती है जब अपनी फर्म प्राइस डिसाइड करती है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी मार्च 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें होपफुली काफी न्यू सब्जेक्ट में ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, मार्च 2022 तक है। तो मेरा बस यही कहना है कि इनका फायदा उठाइएगा। ये मैंने जो वीडियोस बनाए हैं, ये जो सब्जेक्ट कवर किए हैं, ये मैंने आपके लिए कवर किए हैं। 400 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो जरूर इनका फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। राइट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। राइट, और प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दिया करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, यूजफुल था भी कि नहीं, कि बस मैं ऐसे ही वीडियो बनाई जा रही हूँ। ठीक है, तो ये मुझे जरूर बताइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि आप किस कोर्स के हैं। आप बीबीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, क्लास 12 के हैं, एमकॉम कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, किस कोर्स के हैं। ठीक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना लेक्चर प्लान कर पाऊंगी। तो ये भी मुझे जरूर बताया करिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर विच इफेक्ट द प्राइस डिटर्मिनेशन। तो अगला फैक्टर है एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, मार्केट में कंपटीशन कितना है। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करती है, तो मार्केट में डिग्री ऑफ कंपटीशन, यानी कंपटीशन कितना ज्यादा है, कम है कंपटीशन, ज्यादा है, एंड नेचर ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन का नेचर क्या है, एंड डिग्री ऑफ कंपटीशन, इसको भी ध्यान में रख के प्राइस फिक्स करती है। अगर कंपटीशन बहुत कम है, लेस डिग्री ऑफ कंपटीशन है मार्केट में, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हाई प्राइस फिक्स कर सकती है। मार्केट में कंपटीशन ही नहीं है, ठीक है, मोनोपोली है, एग्जांपल ले लेते हैं, मोनोपोली है, तो उस केस में फर्म जो है थोड़ी हाई प्राइस सेट कर सकती है। बट अगर मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत स्टिफ कंपटीशन है, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को लो प्राइस ही फिक्स करनी होगी। तो इसका मतलब ये है कि यानी डिग्री ऑफ कंपटीशन, कितने कॉम्पिटिटर है उस सेक्टर में, कितने कॉम्पिटिटर हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने प्राइस फिक्स की, ठीक है, तो कॉम्पिटिटर का क्या रिएक्शन हो सकता है, या कॉम्पिटिटर की प्राइस क्या है, ठीक है, जो दूसरी कंपनी एक्स है उसने अपनी प्राइस क्या फिक्स की हुई है। तो इन सारे फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है जब भी कोई कंपनी अपनी प्राइस फिक्स करती है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर मैं टेली कम्युनिकेशन सेक्टर की बात करूं, तो वहां पे तीन बड़ी कंपनीज कौन कौन सी है, जियो है, एयरटेल है, एंड अगली क्या है, आइडिया है। तो ये तीन बड़ी कंपनी है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की। अब इनमें हमेशा प्राइस वॉर चलता रहता है, इनकी प्राइस आप देखेंगे आगे पीछे ही है, चाहे इंटरनेट के चार्जेस, चाहे कॉल रेट के चार्जेस। तो यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ कंपटीशन इज वेरी हाई, ठीक है, यहाँ पे डिग्री ऑफ कंपटीशन बहुत हाई है, तो ये हमेशा लो प्राइस ही रखते हैं। और एक ने, जियो ने प्राइस सेट की, ठीक है, या एयरटेल ने कोई स्कीम लॉन्च की, तो वोडाफोन की तुरंत उसके रिएक्शन में एक वोडाफोन की स्कीम आ जाएगी, या जियो की स्कीम आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत हाई कंपटीशन है। तो यहाँ पे ये जो तीन बड़ी कंपनीज हैं, वैसे तो और भी कंपनी है, बट ये जो तीन बड़ी कंपनी है, ये कॉम्पिटिटर की प्राइस प्लस कॉम्पिटिटर का क्या रिएक्शन होगा हमारी स्ट्रेटजी को चेंज करने से, इन सारी बातों को ध्यान में रख के ये अपनी प्राइस तय करती हैं, चाहे कॉल रेट की, चाहे इंटरनेट चार्जेस की प्राइस तय करती है। ठीक है, तो ये तीसरा फैक्टर है। चौथा फैक्टर क्या है, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। चौथा फैक्टर क्या है, एक बार स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। फोर्थ फैक्टर क्या है, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। ठीक है, तो पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए,
ठीक है, और अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, इसलिए क्या होता है, गवर्नमेंट के पास भी ये राइट है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है प्राइस ऑफ कमोडिटी, जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है इसको रेगुलेट कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट देख रही है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर है वहां पे मोनोपोली हो गई है, मोनोपोलिस्ट मतलब कह लीजिए हो गया है, और जो फर्म है उसने क्या है, कोई सपोज करिए कोई ड्रग है, कोई लाइफ सेविंग ड्रग है, एग्जाम्पल है ये, सपोज करिए एक फर्म है उसने वो कोई लाइफ सेविंग ड्रग बना रही है, ठीक है, कोई मेडिसिन है, लाइफ सेविंग मेडिसिन बना रही है, और उसमें मोनोपोली है, यही फर्म बना रही है, ठीक है, और उसने इसकी प्राइस जो है ना बहुत हाई की हुई है, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या है, इंटरफेयर कर सकती है, इस ड्रग को गवर्नमेंट क्या डिक्लेयर कर सकती है, एसेंशियल कमोडिटी। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसको एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर सकती है और इसकी प्राइस को रेगुलेट कर सकती है, इसकी प्राइस को फिक्स कर सकती है, ये एग्जांपल है। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी इंटरफेयर कर सकती है, पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, इसलिए गवर्नमेंट भी प्राइस डिटर्मिनेशन में इंटरफेयर कर सकती है। कोई भी फर्म अपनी प्राइस डिसाइड करती है तो उसमें गवर्नमेंट भी, अगर वो फर्म एकदम मतलब कह लीजिए बहुत हाई प्राइस चार्ज कर रहा है, तो गवर्नमेंट के पास भी राइट है कि वो उस प्रोडक्ट को ही, उस कमोडिटी को ही एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर देगी और फिर उसको रेगुलेट करने का राइट गवर्नमेंट को होगा। तो ये भी एक कह लीजिए फैक्टर है जो इफेक्ट करता है प्राइस डिटर्मिनेशन। अगला जो फैक्टर है जो प्राइस डिटर्मिनेशन को इफेक्ट करता है, दैट इज प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। देखिए हम जानते हैं फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कोई भी फर्म है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट रन में ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है तो क्या करे, खूब हाई प्राइस चार्ज करे, प्रोडक्ट की खूब हाई प्राइस चार्ज करे, तब ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट रन में कम समय में ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। बट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि लंबे समय तक रहे, सरवाइव करे और एक मार्केट लीडर बने और लंबे लॉन्ग टर्म में मैक्सिमाइज करे अपने प्रॉफिट को, तो उस केस में फर्म को क्या करना चाहिए, लो प्राइस चार्ज करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर पाए, उसकी सेल बढ़े और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो। ठीक है, तो ये तो फर्म का ऑब्जेक्टिव हो गया, प्राइस को मैक्सिमाइज करना। बट इसी तरीके से प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव भी होता है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करती है ना, तो एक प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव को, इस प्राइस को डिसाइड करने का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको भी ध्यान में रख के करती है। तो 3 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप, यानी जो फर्म है वो मार्केट लीडर बनना चाहता है। ठीक है, जो फर्म है वो अपनी प्राइस इस बात को ध्यान में रख के तय कर सकती है कि वो मार्केट लीडर बनना चाहती है, तो उस केस में फर्म क्या करेगी, लो प्राइस फिक्स करेगी, वो क्या करेगी, लो प्राइस फिक्स करेगी, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को, एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ, उस केस में अगर मार्केट लीडर बनना है तो फर्म क्या है, लो प्राइस फिक्स करेगी, तो उस केस में वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को अट्रैक्ट कर पाएगी, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक उसके प्रोडक्ट यूज करेंगे और फिर वो मार्केट लीडर के पाथ पर चल पाएगी, मतलब मार्केट लीडर बन पाएगी। ठीक है, इसका बहुत बढ़िया जो एग्जांपल है ना, दैट इज जियो। जियो ने ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कैप्चर करने के लिए क्या किया था, इनिशियली इसकी पहले तो फ्री सर्विस प्रोवाइड की, ठीक है, और कुछ समय बाद वो पेड भी हुई बट वेरी लो प्राइस। तो ये क्या है, मार्केट लीडर बनने के लिए, और है जियो मार्केट लीडर है, तो मार्केट लीडर बनने के लिए उसने ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज की। ठीक है, तो ये है पहला प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव की ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडर। दूसरी क्या प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव हो सकता है, दैट इज सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए फर्म जो प्राइस तय करती है, तो उस केस में फर्म क्या करती है, बहुत सारे डिस्काउंट देती है, बहुत सारे प्रमोशनल मेथड यूज करती है, और फिर अपनी प्राइस मतलब डिसाइड करती है, मतलब प्राइस में काफी डिस्काउंट देती है। ठीक है, ताकि वो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर पाए। तो ये भी प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तीसरा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, यानी अगर कोई फर्म का ये एम है कि प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, अगर कोई फर्म है वो प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप अटेन करना चाहती है, ठीक है, यानी उसके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी हो ना वो सबसे बेस्ट हो मार्केट में। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जैसे कार्स के केस में, जो लग्जरी कार्स होती हैं, जैसे BMW ले लीजिए, रॉयल्स रॉयस ले लीजिए, वो क्या करते हैं, दे चार्ज हायर प्राइस, वो बहुत हाई प्राइस चार्ज करती हैं। क्यों, क्योंकि वो वैसी क्वालिटी प्रोवाइड करती हैं। BMW हुआ, मर्सिडीज हुआ, रॉयल्स रॉयस हुआ, ठीक है, और आपको तो और भी गाड़ियों के नाम पता होंगे, मुझे तो इतना पता भी नहीं है। तो ये जो लग्जरी गाड़ीज हैं, ठीक है, लग्जरी कार्स हैं, वो क्या है, हाई क्वालिटी प्रोवाइड करती हैं, वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत खर्चा करती हैं, तो इसलिए वो हाई प्राइस भी चार्ज करती हैं।
ठीक है, तो ये भी प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ध्यान में रखती है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है जब भी अपनी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करती है। ठीक है, तो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। अगला जो अगला और आखिरी जो फैक्टर है जो फर्म ध्यान में रखती है जब अपनी प्राइस डिसाइड करती है इज मार्केटिंग मेथड यूज। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा मार्केटिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इफेक्ट करता है फर्म की प्राइस को। ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या यूज कर रहा है, ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ सेल्स पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन ने रखे हुए हैं, जो सेल्स पर्सन एम्प्लॉय किए उनकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, कितने क्वालिफाइड कितने एक्सपीरियंस सेल्स पर्सन रखे हुए हैं, एडवर्टाइजिंग कितना कर रही है, क्वालिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है, सेल्स प्रमोशन के लिए क्या यूज कर रही है, पैकेजिंग किस टाइप की है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के लिए क्या यूज किया जा रहा है, क्रेडिट फैसिलिटी क्या प्रोवाइड कर रही है, कस्टमर सर्विस क्या प्रोवाइड कर रही है। तो ये सारे मार्केटिंग के कह लीजिए मेथड्स हैं जो फर्म यूज करती है। तो इन सारे मार्केटिंग मेथड को भी कि फर्म कौन सा मार्केटिंग मेथड यूज कर रही है, तो इन सारे मेथड को भी फर्म ध्यान में रखती है जब अपनी प्राइस को डिसाइड करती है। अगर कोई कंपनी है, सपोज कि अगर कोई फर्म है बहुत यूनिक प्रोडक्ट, ठीक है, या कह लीजिए बहुत यूनिक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो इस फैसिलिटी का फर्म फायदा उठा सकती है। इस फैसिलिटी के बदले में फर्म क्या है, हायर प्राइस चार्ज कर सकती है। जैसे सपोज करिए कोई फर्म है वो बहुत अच्छी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रही है, यानी आप अभी सामान खरीदिए आपको क्रेडिट टर्म लंबा मिल जाएगा, आप 6 महीने बाद पेमेंट करिएगा, ठीक है, इस टाइप की कोई यूनिक ऐसे फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, तो उसके बदले में फर्म क्या है, हायर प्राइस चार्ज कर सकती है। तो ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो फर्म जो मतलब इफेक्ट करता है फर्म का प्राइस डिटर्मिनेशन। कौन सा फैक्टर है, मार्केटिंग मेथड, की फर्म कौन सा मार्केटिंग मेथड यूज कर रही है। ठीक है, तो ये सिंपल से 6 मेथड है जो फर्म ध्यान में रखती है जब फर्म अपने प्राइस को डिसाइड करती है, या कह लीजिए 6 फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं फर्म का प्राइस डिटर्मिनेशन, राइट। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये था आज के पूरे लेक्चर का कंटेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने 2 पीस पढ़ लिए, कौन कौन से, प्रोडक्ट पढ़ लिया, प्राइस पढ़ लिया। अगले टर्न पे मैं पढ़ाऊंगी प्रमोशन, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्लेस। ठीक है, और उसके बाद हमारा ये जो मार्केटिंग का है काफी टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।